रत्नचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। बोधगया बम धमाके को गृह मंत्रालय ने बताया आतंकी हमला। धमाके की सीसीटीवी फुटेज जारी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को अब तक नहीं मिला है कोई पुख्ता सुराग। और बम धमाकों पर राजनीति का रंग, दिग्विजय ने धमाके से जोड़ा मोदी कनेक्शन। भड़की बीजेपी ने दिग्विजय को बताया सिरफिरा। बड़ा सवाल, आतंकवाद पर सियासत क्यों? मुझे लगता है कि ये सवाल पूछना शायद बिल्कुल गलत है कि आतंकवाद पर सियासत क्यों, क्योंकि आतंकवाद पे इस देश में सिर्फ सियासत ही सियासत है और कोई दल इससे अछूता नहीं है। अब अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले होंगे तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग शायद एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए। अभी तो नेता तक सीमित है, उसको अप्रत्यक्ष, सीधे नहीं, अलग अलग तौर शब्दों में उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। फिर अगर हरियाणा में होंगे या पंजाब में हो तो वहाँ कांग्रेस और अकाली दल या फिर कांग्रेस और वहाँ के जो लोकल पार्टियां हैं आईएनएलडी उसके बीच में हो। दिल्ली में हो तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में हो सकता है। एक दूसरे पे कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आरोप और वो भी जो लगाते हैं, अब इससे पहले वो सोचते हैं या नहीं सोचते हैं ये आपको भी नहीं पता है। लेकिन अगर 24 घंटे से आप टेलीविजन या अखबारों में खबर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस देश में जब आतंकवादी हमले होते हैं तो हमारे राजनेता किस तरह के बयान देते हैं, इनके बयान को देख के आपको क्या लगता है? क्या ये गंभीर है आतंकवाद से लड़ने के लिए? क्या इनके दिल में आतंकवादियों के लिए कोई विशेष योजना है उससे लड़ने के लिए, या अब ये हर चीज को सियासी चश्मे से देखते हैं? हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश कुमार, भूपेंद्र रबानी जी और राज्यसभा के सदस्य हैं मोहम्मद अदीब साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। सबसे पहले अवधेश जी से शुरुआत करते हैं। अवधेश जी, जो कुछ हो रहा है पहली बार नहीं हुआ है, होते रहा है। नहीं, जब भी हमारे देश में आतंक की घटनाएं घटती हैं तो जैसे पहले पुराने जो ग्रामोफोन होते थे उसमें रिकॉर्ड पर सुइयां अटक जाती थी तो एक ही शब्द बार बार प्रतिध्वनित होती थी। उसी ढंग से जब भी आतंकवादी हमले होते हैं दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं हमको सुनने को मिलती है। एक प्रतिक्रिया तो सरकार की ओर से होती है। नक्सली हमलों को छोड़ के जो इस समय दुनिया में जिसको जिहादी आतंकवाद कहते हैं, हालांकि जिहाद शब्द उसका परिचायक नहीं है, लेकिन स्वयं उन आतंकवादियों ने कहा है कि हम जिहाद कर रहे हैं दुनिया में एक अखिल इस्लामिक विश्व की स्थापना के लिए। तो वो जो इस समय जिसको हम जिहादी आतंकवाद कहते हैं वो है या नहीं है, जो नाम दे दिया गया है, उसका जब भी हमला होता है तो पहले दो पक्ष में एक पक्ष होता है राष्ट्रपति का वक्तव्य कि कायराना हमला है, प्रधानमंत्री का होता है कि ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गृह मंत्री कहते हैं दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा। अगर संसद का अधिवेशन चलता रहता है तो गृह मंत्री दौरा करके आते हैं और पूरी घटना का विवरण सुना देते हैं जो हम लोग टेलीविजन और बाकी माध्यमों से देख चुके होते हैं। एक तो यह स्थिति होती है। तो कम से कम इसको मैं मानता हूं कि चलो गनीमत है कि इसमें ज्यादा दोषारोपण नहीं होता है। इस बार भी यही हुआ है। प्रणब मुखर्जी का चाहे आप वक्तव्य देख लें, प्रधानमंत्री का देख लें, गृह मंत्री का देख लें, या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कल तक का वक्तव्य, आज तो उन्होंने भी राजनीति कर दी है। कल का जो वक्तव्य था कि जो भी दोषी होंगे उनको ढूंढ करके सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन एक दूसरा पक्ष देश में करीब करीब पिछले, मैं ये देख रहा हूं लंबे समय से है, लेकिन करीब पिछले 7 वर्ष से एक दूसरा पक्ष देश में खड़ा हो गया है कि जैसे ही हमला होता है वो एक संगठन परिवार को निशाना बनाना शुरू कर देता है। खुफिया की रिपोर्टें क्या कह रही हैं, पुलिस क्या कह रहा है, पहले से पकड़े गए जो आतंकवाद के संदिग्ध हैं उनके बयान क्या आ रहे हैं, कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, मंतव्य दे दिया है, ये सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। जो जांच एजेंसियां हैं वो वहां तक नहीं पहुंचती है, लेकिन हमारे नेताओं का, एनजीओ के जो सक्रियतावादी हैं उनका, कुछ सोकल प्रगतिशील बुद्धिजीवी हैं उनका मस्तिष्क पहुंच जाता है, वो बता देते हैं कि कौन करने वाला है। जो दिग्विजय सिंह जी का जो ट्विटर पर वक्तव्य है उसमें क्या है कि नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले कहा कि नीतीश को सबक सिखाया जाए। हालांकि नीतीश का नाम उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने ये कहा कि जनता जवाब देगी। वो एक दिन कहते हैं अमित शाह अयोध्या जाते हैं और राम मंदिर की बात कहते हैं और अगले दिन धमाका हो जाता है। कोई कनेक्शन तो नहीं है। अगली पंक्ति में कहते हैं कि भाई आप अगर आईएम का नाम ले रहे हो तो किसी समुदाय को आप निशाना बना रहे हो, जांच तो हो जाने दो।
तो आईएम के लिए जांच हो जाने दो और बाकी नरेंद्र मोदी के लिए, बाकी के लिए जांच की कोई जरूरत ही नहीं है। ये विरोधाभास उनके वक्तव्य में है। और आप फेसबुक पर और ट्विटर पर दिलीप जी देखेंगे, या जो वेबसाइट है उसमें एक तूफान मचा हुआ है कि ये हमला जरूर भाजपाइयों ने कराया है, कोई कह रहा है कि इसको संघ ने कराया है, जांच से मतलब नहीं है। तो हमारा देश, देखिए, यह दृश्य है, माने दो तरह के आपने कहा, दो पंक्ति और शांति और अहिंसा का एक जीवंत प्रतीक, एक जीवंत प्रतीक का अंतरराष्ट्रीय केंद्र नापाक हरकतों से जो है आज पहली बार वहां हिंसा का इस प्रकार से थर्राहट भरा कारनामा हुआ है। पूरी भारत में भी और पूरी दुनिया के बौद्ध इस पर हतप्रभ हैं, हम सब लोग हतप्रभ हैं। लेकिन हमारे देश के जो ये सो कॉल कर्णधार हैं, देश की नियति बनाने वाले हैं, उनका जरा स्वरूप आप देखेंगे तो बड़े एकदम हृदय तार तार हो जाता है इसको देख करके। अदीब साहब, जो स्थिति है, क्या हम वाकई हम रिकॉर्डेड, एक तरफ सरकार की तरफ से रिकॉर्डेड स्टेटमेंट सुनते हैं और दूसरी तरफ से सियासत उस पर हम करते हैं, यही दोनों बातें हैं, या इसमें आपको लगता है कि जो अवधेश जी ने कहा है इसमें कुछ और जोड़ने, या इसमें कुछ? पहली बात तो इसके लिए इतनी शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि एक मंदिर में, वो मंदिर जहां अहिंसा का पाठ दिया जाता हो, उसको निशाना बनाकर जिसने भी बनाया, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। आपने एक बात सही कही कि हमारा ये मिजाज बन गया है कि हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस समय सबको बैठकर, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी सोच का आदमी हो, एक आवाज़ होकर उस वक़्त तक खामोश रहना चाहिए जब तक कि मेन कल्प्रिट को पकड़ न लिया जाए। अगर ये परमिशन हो गई और ये हम लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम देते रहे तो आज उस मंदिर पे हुआ, न जाने फिर किस मंदिर पे हो, किस मस्जिद पे हो, किस दरगाह पे हो, किस कब्रिस्तान में हो, ये सिलसिला बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा। क्योंकि एक बात तो आप समझ लें कि मैं तो खुल के कहता हूँ कि आतंकवादी हमले, जिस पे मेरा हमेशा शुभा रहा कि एजेंसीज़ ने, सरकारी एजेंसीज़ ने सही काम नहीं किया, उसकी बुनियादी वजह यह है, अभी बड़ा आपने बताया, अवधेश जी ने इंडियन मुजाहिदीन और जिहाद सब कुछ बताया, लेकिन ये जो भी हमले हुए वो बाज़ारों में हुए। सेकुलर किस्म का कोई आदमी था जिसने, बाजार में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, औरतें भी होती हैं, बच्चे होते हैं, सब मर रहे हैं। अभी तक ये ट्रेंड था, 3-4 जगह हुआ ऐसा। एक जामा मस्जिद में बम फटा, एक मक्का मस्जिद में बम फटा, एक अजमेर की दरगाह में फटा, एक मालेगांव की मस्जिद में फटा। ये 4 इंसिडेंट हैं जो वाराणसी के उसमें फटा। वाराणसी फटा, अयोध्या फटा, अक्षरधाम फटा, रघुनाथ मंदिर फटा। अयोध्या में तो अटैक हुआ था, फटा नहीं था, वहां अटैक वही हुआ। नहीं, ये थोड़े से हैं जिसकी इंक्वायरी बहुत आगे तक चली गई है और वहां की इंक्वायरी खुल के सामने आ गई है। मैं इल्जाम किसी को नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जर्नली इस दिल्ली में भी बम फटे हैं, बाजारों में मासूम बच्चे, औरतें जो बाजार में किसी मजहब की भी थी, किसी को नहीं पता था कि ये किस मजहब की है। लेकिन दिवाली तो सवालिया निशान यही आता है जी, सवालिया निशान यही आता है। लेकिन आज हमको ये फील होता है कि इसके ऊपर एक यूनानिमस फैसला टेलीविजन्स को, पत्रकारों को और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक आवाज होके कि जो भी एजेंसी इस वक्त वो कह रहे हैं कि एनआईए कर रही है, एनआईए को करना चाहिए, उस वक्त तक हमें वेट करना चाहिए जब तक कि हमको मेन कल्प्रिट मिल न जाए। क्योंकि ये सिचुएशन, आप कहते हैं कि राजनेताओं को इस तरह के बयानबाजी से, देखिए उससे नुकसान क्या हो रहा है दिलीप जी, कि कहते हैं जब प्रेशर बिल्डअप होता है मीडिया का और सबका, तो फिर एजेंसी ये सोचती है कि हम तो 12 घंटे हो गए नहीं पकड़ा गया, 24 घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए, या नहीं पकड़ा, नतीजा हुआ कि वो किसी को पकड़ के लाके कह देती ये है। असली मुजरिम कहाँ गया? बम तो फटा है। अगर आज ये सब केसेस हमको असली मुजरिम मिल जाते तो हम क्यों नहीं इस पे जाते? आज तक क्यों ऐसा चलता?
असली मुजरिम इसलिए नहीं आता कि मीडिया हाइप इतना होता है, पॉलिटिकल लोगों के अपने मर्जी के हिसाब से बयानात ऐसे आते हैं कि एजेंसी मजबूर होके अपनी खाना पूरी करती है, क्योंकि उससे कहा जाता है कि अब तक तुमने कुछ किया नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि क्योंकि ये इतना संजीदा जगह है, वो जो दुनिया की एक में मानी जाती है, दुनिया से लोग उस जगह को आते हैं, उसको पवित्र मानते हैं। वो कोई हिंदुस्तान का अकेला हिस्सा नहीं है। बौद्ध गया पूरी दुनिया के बौद्ध मजहब का एक बड़ा मुकद्दस जगह है वो, तो पूरी दुनिया की निगाहें भी उस पर लगी हुई हैं। हिंदुस्तान की तो लगी हुई है, लेकिन पूरी दुनिया की भी लगी है। हमको ये चाहिए कि सब्र से थोड़ा काम लें और उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि एजेंसीज अपनी बात को खुल के सामने न लाएं। अभी जैसा आपने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ बोला है, मुझे अभी पता लगा, मुझे मालूम नहीं था। उनकी आदत में से है कि पॉपुलैरिटी ली जाए, लेकिन अवधेश जी भी कुछ कम बात नहीं कर रहे हैं। ये एक खाने को लेके अपने को डिफेंड, भाई आपसे किसी ने कहा कि आरएसएस आ गई है? कौन कह रहा है कि बीजेपी आ गई है? तो वैसे ही कौन कह रहा है कि आईएम आ गई है? आईएम को तो मैं आज तक जान ही नहीं पाया। मैं तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया कि आईएम का दफ्तर बता दो जी, आईएम का ऑफिस बताओ कौन है, ऑफिस बेरर कौन है। आज तक तो 3 साल में मुझे पार्लियामेंट में कोई जवाब आईएम के दफ्तर का, उनके ऑफिस का मुझे आज तक नहीं मिला। चलिए अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं? उत्तर तो देना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने दिग्विजय सिंह से ज्यादा सियासत कर दी अदीब साहब ने। नहीं, एक मिनट मैं आपके पास आता हूं, लेकिन पहले भूपेंद्र धर्मानी जी से हम ये पूछते हैं कि आपने अवधेश जी को सुना, आपने अदीब साहब को सुना। अदीब साहब कह रहे हैं सब्र करना चाहिए। क्या हमारे राजनेताओं के संस्कार में अब ये सब्र जैसी कोई सोच बची हुई है? देखिए, मैंने जहाँ तक अदीब साहब ने कहा या अवधेश जी ने कहा, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं एक अलग हट के बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद है, इसमें आम जनता उससे त्रस्त है। चाहे वो कहीं का भी ब्लास्ट हो, आप जितने मर्जी गिन लीजिए पिछले वर्षों में। अवधेश जी ने बिल्कुल ठीक बात कही कि हर बार जो भी सत्ता में हैं, प्रधानमंत्री एक बयान देगा, वो उनका एक मेरे को लगता है सेट है। अब तो उनके लिए कंप्यूटर भी आ गया है, उस कंप्यूटर में बने बयान में वो बदलते हैं और उसको जारी कर दिया जाता है। आखिर ये जवाबदेही किसकी है, ये अकाउंटेबिलिटी किसकी है कि इस देश में सुरक्षित इंसान रहे, यहाँ पर आतंकवाद का खात्मा हो? अगर हर 6 महीने बाद उसी बयान को हमें दोबारा सुनना है, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात जो भी सत्तासीन लोग हैं उनके लिए नहीं हो सकती। एक बात। दूसरी बात, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के तुरंत बाद एक सत्ता दल का प्रभावी नेता, जिम्मेवार नेता, जो पदाधिकारी रहा हो, जो जिसने सरकार चलाई हो, वो सीधा सीधा जाके होम मिनिस्ट्री में मिलता है और वहां पर एक तरह से अपनी निर्णय ही सुना देता है कि यह आतंकवाद की घटना इस बात से संबंधित है। वो क्या इंडिकेट करना चाहता है? जो जांच एजेंसियां हैं उनको क्या निर्देशित करना चाहता है कि भाई आप जांच को उस दिशा में लेके जाएं? मुझे यह लगता है दिलीप जी, कहीं ना कहीं जब तक जांच एजेंसियां इन नेताओं के कब्जे से बाहर नहीं आएंगी, तब तक ये आतंकवाद की घटनाएं ऐसे होती रहेंगी। और इस पर जो आप बात कर रहे हैं सियासत की, वो सियासत लगातार होती रहेगी। और मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नेताओं को किन किन चीजों से आप बेदखल करेंगे? सवाल ये है। नहीं, तो हर चीज पर उनका कब्जा है। आज कहते हैं एजेंसियां अलग हो जाए, उनके नियंत्रण में, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जवाबदेही। अगर नेताओं ने इसकी जिम्मेवारी लेनी है तो आज होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। आज जो भी मैं अगर एक आप और अदीब साहब दोनों ने जो बातें कही है वो समझ में नहीं आ रहा है। अदीब साहब कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, नेताओं को इंतजार करना चाहिए। ही कह सकते हैं। चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, करते नहीं है। नहीं, अदीब साहब उतने नहीं कहे। अदीब साहब ने अपना निष्कर्ष भी, कंक्लूजन भी दे दिया है। आपने ध्यान से सुना नहीं। ये दिग्विजय सिंह को कुछ इनसे भी जो है गुरु मंत्र लेना चाहिए। ये बहुत, देखिए इन्होंने क्या कहा, बहुत खतरनाक बात बोल रहे थे। इनका कहना है कि भारत की संपूर्ण पुलिस और जांच एजेंसी पैदाइशी झूठे हैं। वो आईएम जैसी कोई संस्था भारत में है ही नहीं, उसका ऑफिस नहीं है। मैं पूछूं अलकायदा का ऑफिस दिखा दीजिए कहीं, तो हमको बताया जाए अलकायदा का कहां ऑफिस है। और अलकायदा से जुड़े हुए जो 50 संगठन है उसका ऑफिस दिखा दीजिए। भारत में जो माओवादी हमला करते हैं जरा उनका ऑफिस है, कहिए दिखा दीजिए।
तो प्रश्न यह है कि किसी के ऑफिस होने से अगर तय हो जाए कि वो हमलावर है कि नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, सवाल यह है कि भारत की पुलिस जानबूझकर इंडियन मुजाहिदीन का नाम क्यों लेगी? मैं स्वयं आतंकवाद पर काम कर रहा हूं और मैं पूरी प्रामाणिकता से, जितना मैंने स्वयं छानबीन की है पुलिस और लोगों की ये देख करके, और जितनी हमारी समझ है, और आपको मालूम है कि मेरी एक पुस्तक भी आ चुकी है इस आतंकवाद पर, कि 2006 से लेके और 2013 तक भारत में जितने उस श्रेणी का आतंकवाद है, मैं जिहादी शब्द, इस्लामी शब्द प्रयोग न भी करूं, तो उस श्रेणी के जितने आतंकवादी हमले हैं, पहले आईएम बाकायदा ईमेल देती थी, आपको अगर याद है तो, कि मैं हमला इतनी देर में करने वाला हूं, आप रोको, और वहां हमला होता था। उसके बाद से उसका ईमेल आना बंद हो गया है। जो लोग पकड़ में आए हैं वो बता रहे हैं योजनाएं। अब प्रश्न यह है कि मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली पुलिस ने 26 अक्टूबर 2012 को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसने बताया कि उन्होंने आईएम के 3 आतंकी, असद, इमरान, फिरोज, इनको पकड़ा था। इनके कहने पर हमको मकबूल नामक व्यक्ति को पकड़ के लाया हैदराबाद से, और उसी ने बताया था कि वो बिहार गया था, 15 दिन रुका था, महाबोधि मंदिर की रेकी की थी, वीडियो भी तैयार किया था, और फिर उसने बताया था कि हमारा जो है पुणे में भी पहले योजना थी, हैदराबाद की योजना थी, और ये बोध गया की योजना थी, इसके बाद मुंबई की योजना है, मारपीट में जो भी बताया है। तो अब पुलिस जो है ये इतनी कहानी गढ़ेगी, पुलिस कहानी गढ़ती है, ये मुझे स्वीकार नहीं है। एक दूसरा, मैं ये बता रहा हूं अदीब साहब आपके लिए, इतनी सूचना के बावजूद हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। वहां 23 जून को 23 जून को बिहार के सारे अखबारों में यह सुर्खियां थी कि 3 विदेशी आतंकवादी प्रवेश कर चुके हैं। खुफिया ब्यूरो ने रिपोर्ट दिया था, उसके आधार पर उनके नाम भी सिराजुद्दीन और सलाहुद्दीन था। एक के पास स्कॉटलैंड के नागरिकता, एक के पास सऊदी अरब की नागरिकता। उसके बाद 3 डीएसपी के नेतृत्व में 3 टीमें भी बनाई गई। यह घटना हो गई बिहार में। मैं आपको बता रहा हूं, 23 नवंबर 2011 मोहम्मद अजीज खुमानी दरभंगा, ये पकड़ में आए आनंद विहार दिल्ली से। 23 नवंबर 2011 को ही मोहम्मद कातिल सिद्दीकी दरभंगा, आनंद विहार दिल्ली से। 25 नवंबर 2011 गयूर मोहम्मद मधुबनी से। 27 नवंबर 2011 मोहम्मद इरशाद समस्तीपुर व चेन्नई से। 5 दिसंबर 2011 आफ्ताब आलम उर्फ फारूक पूर्णिया से। फसील मोहम्मद इंजीनियर, आपको याद है 14 मई को जो सऊदी अरब में अरेस्ट हुआ, उसको लेकर देश में कितना हंगामा हुआ था। उसके बाद वो कर्नाटक के भटकल से बीटेक किया था, वहीं का भटकल बंधु जो पाकिस्तान में है, यासीन भटकल और अभी नाम रियाज भटकल, उन लोगों ने ही आईएम की स्थापना की थी, कहा जाता है। दरभंगा से कपिल अख्तर को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हमारे बिना बताए कैसे गिरफ्तारी हो गई है, और हंगामा किया था। 26 मार्च को इसी असदुल्ला रहमान जो है दिलकश दिल्ली के करावल नगर से पकड़ा गया। वो तो इतने बहुत सारे नाम हमारे पास हैं, अभी जुलाई तक का मैं बता रहा हूं। नहीं, 1 मिनट, क्या था कि मुंबई के 2000, इसको समझ लीजिए, 26 नवंबर 2008 के बाद जितने हमले हुए उसका कोई स्रोत ही नहीं मिल रहा था कि किसने किया। पुणे का जर्मन ब्लास्ट हुआ, बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी स्टेडियम हुआ, दिल्ली के उच्च न्यायालय पर 2 बार हमले हुए, लाल किला पर हमला हुआ, कुतुब मीनार, सुनिए, कुतुब मीनार पर हमले हुए। यही नहीं तो पुलिस परेशान थी। जैसे ही ये पकड़ में एक आया है यहां, उसके बाद इन सब की जानकारी मिल गई है, सब अरेस्ट हो गए हैं, कोर्ट ने उसको प्रमाणित भी किया है। तो मैं कभी नहीं मान सकता हूं कि देश के सारे मुसलमान ऐसे हैं, लेकिन कुछ समूह भी अगर बना के ये कर रहे हैं तो उसको हमको स्वीकारना पड़ेगा। ये अगर पुलिस ने रिपोर्ट दिया है कि आईएम ने योजना बनाई थी इंडियन मुजाहिदीन ने, तो जब तक ये प्रमाणित नहीं हो जाएगा कि उसमें आईएम का हाथ नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसका हाथ है। ये कैसे नहीं मान सकते हैं? ये जो ये पढ़ के सुनाया इन्होंने, ये पुलिस की सारी रिपोर्टें, इन्होंने कोई इसमें रिसर्च काम नहीं किया है, पुलिस की सारी रिपोर्ट पढ़ दी जो सब हमारे सबके पास है। ये पुलिस के वर्जन को आपके जरिए पहुंचाना चाहते हैं। पुलिस अगर इतनी ईमानदार थी तो पुलिस ने तो इशरत काउंटर को भी कहा था कि सही है। अदालत ने क्या फैसला किया, सीबीआई ने क्या नोटिस दिया, एक एक परत उड़ती चली जा रही है। क्या परत उड़ती है? सीबीआई भी तो वही कह रही है कि जांच करके देखिए, सीबीआई ने, भाई सवाल ये है कि सीबीआई ये कह रही है कि ये फर्जी, 2 पहलू नहीं, पहलू नहीं, सुन लीजिए, पहले आप बोल दिए, मैं आपकी बताना चाह रहा हूं। पुलिस के वर्जन को आज 10 साल के बाद वो तो ये साबित हो गया कि वो फॉल्स इनकाउंटर है।
तो सीबीआई के वर्जन में तो फाइनल नहीं, जब तक कोर्ट का जजमेंट, देखिए लोअर कोर्ट ने भी यही फैसला किया जिसके ऊपर एक सवाल है मेरा, कोर्ट का जवाब भी वही था। सुन लीजिए, सिर्फ एक सवाल आपसे, एक बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। ये मजिस्ट्रेट की फाइंडिंग थी कि ये फॉल्स केस है, उसके ऊपर सिट बिठा ली गई, सिट ने सीबीआई को चार्ज दिया, सीबीआई ने भी वही मजिस्ट्रेट की ओपिनियन को दिया, अदीब साहब मजिस्ट्रेट को उसका दिया जी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप समझते हैं कि पुलिस इतनी ही समझदार है और सारी लिस्ट आप पढ़ के सुनाए दे रहे हैं, सबकी सब लिस्ट आपके पास है, ये कौन सी लिस्ट है जो पुलिस देती है? और पुलिस के देने के बाद आज सैकड़ों सवाल उठ खड़े हुए हैं। पुलिस की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, या इनकॉम्पिटेंट है, क्योंकि प्रमोशन मिलते हैं, इस पे अवार्ड मिलते हैं। आज बंजारा का क्या हशर हुआ है भाई, क्यों बंद है इतने दिनों से, इस पे क्यों खामोशी है जी? तो आज पुलिस ने तो मालेगांव में भी 9 लोगों को 8 साल तक बंद रखा, बाद में अब ये आया कि कोर्ट ने अब उनको छोड़ा, मालूम हुआ कि दूसरे दोषी निकले। इसी मसले पर ये जो उन्होंने लिस्ट सुनाई है, अजमेर में क्या हुआ था, कौन लोग बंद थे, कौन लोग अब बंद हैं, ये आपने खुद कहा, मैं एक सवाल जो सुन लीजिए, ऐसा है अदीब साहब जी, मुझे ये लगता है कि जो आपने बात कही है, अगर जांच एजेंसियों के ऊपर विश्वास नहीं है जी, तो फिर इस बात का निर्णय करना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ और कह रहा हूं जी, दिलीप जी, आप एक अगर घटना में कोई एक वर्ग पकड़ा जाता है तो जांच एजेंसियां जो हैं वो गलत हैं, वो झूठी हैं, और अगर उसमें 8 वर्ष बाद या 4 वर्ष बाद जैसे उदाहरण दे रहे हैं, उनको छोड़कर दूसरा पक्ष पकड़ लिया जाता है। आपका जवाब देना चाहता हूं। एक मिनट दिलीप जी, एक मिनट, मुझे यह बताइए कि आपने जो घटनाओं का जिक्र किया, इसमें जब पूरी की पूरी तहकीकात हुई और उसके आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका के सहायता से आपने एक संगठन को बैन करवाया, वो पूरा का पूरा जो डॉजियर आपने वहां पे दिया जांच का, वहां पर नाम दिए, संगठनों के नाम दिए, और उसके बाद आपकी जांच एजेंसियों ने किन दबाव में आकर वो सारे की सारी जो जांच थी उसको विड्रॉ किया और उन लोगों को छोड़कर आपने दूसरे लोगों को पकड़ लिया जिनके खिलाफ आज तक, चाहे वो प्रज्ञा हो, चाहे वो असीमानंद हो, तकलीफ है उसके, लेकिन मैं जवाब दे दूं आपका, आपकी बात का जवाब दिए देता हूं। आपके सामने है, आज वहां पे चार्जशीट पेश नहीं हो पाई है। आप देखिए, इसको फिर कोई कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। बात सुन लीजिए, आप कलर देने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर आतंकवाद की बात हो रही है, और आप बात की बात का मैं जवाब दे रहा हूं आपको। आप कृपा करके इस बात सुनते हैं, आप सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास ना करें। अच्छा, मेरी बात सुन ले आप जी। मुझे पुलिस पे इसलिए कह रहा हूं जी, एक किताब है, कल सुबह भिजवा दूंगा, मनीषा सेठी जो जामिया की स्टाफ एसोसिएशन की लीडर है, उसने एक किताब लिखी है, 18 केसेस दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट हैं। वो किताब 18 छप चुकी है, उसमें 18 जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने लिखे हैं कि पुलिस ने ये फिक्टिशियस केसेस बनाए, ये सब के सब आतंकवादी केसेस हैं। मैं आप सवाल दूसरी बात, 42 केसेस के ऊपर ए शाह जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट हैं, उनकी किताब पब्लिश हो रही है, जिसके डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, वो छप रही है। उसमें भी कोई भी जज ने कोई अपनी तरफ से ओपिनियन नहीं दी है, सिर्फ वो जजमेंट जो हाई कोर्ट तक गए और हाई कोर्ट ने फैसला किया कि पुलिस एजेंसीज ने धोखा किया है। आप हमसे कह रहे हैं कि हम आतंकवाद की बात कर रहे हैं। मैं दूसरा सवाल में आपने हम रेलेवेंस, आपको किताबें कितनी चाहिए जो जजमेंट सवाल है, मेरा एक सवाल है, एक सवाल मैं 18 पर्सनल नहीं पर बात, फैक्ट पे बात कर रहा हूं। मानवी की बात यह है कि 18 केसेस, सवाल देना पड़ेगा, सुन लीजिए, 18 केसेस आपने कहा किताब पब्लिश है। एक सवाल सुन लीजिए, आप किताब पब्लिश है को कोई नोटिस सर्व नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि वो किताब, मैं ये कह रहा हूं कि जांच एजेंसियों ने जो डोजियर तैयार किया, जिसके आधार पर सिक्योरिटी काउंसिल में इंटरनेशनल फोरम के अंदर गवर्नमेंट ने ये सब उसका क्या है? सुन लीजिए साहब, सुन लीजिए, आपके पास आता हूं, दूसरा रुख भी सुन लिया कीजिए धर्मानी साहब। दूसरा रुख बता रहा हूं, घाट कोपर के 17 केसेस हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, उसकी किताब पब्लिश हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो जजमेंट आ रहे हैं, उन जजमेंट को हम लोग किताब की शक्ल में दे रहे हैं। आप एक सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आप खुद कहते हैं
कि पुलिस का रिपोर्ट फाइनल नहीं होता है। बिल्कुल खुद कह रहे हैं। बिल्कुल आप कह रहे हैं जो जजमेंट आया है वो एक चीज है जिसपे हम अदालत को मानते हैं। अदालत को मानते हैं। तो फिर 8 साल जो पहले थे या 8 साल के बाद जो पकड़े गए, उस पर भी तो ये विचार कितना उचित है जो आप या अवधेश जी या धर्मानी जी कह रहे हैं, धर्मानी जी जो भी कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं फिर तो आप जो अदालत के फैसले हैं तब तक इंतजार करिए। मैं तो आपसे ही कहता हूं। नहीं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मैं जो कंक्लूजन में कैसे पहुंचने वाला हूं? मैं इस पुलिस को कह दूं कि ये बहुत अच्छी पुलिस नहीं, है। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं, फिर सीबीआई का जो सीबीआई ने जो कहा है वो भी फाइनल नहीं है। फिर इस बिल्कुल ठीक बात। अगर नहीं आप बिल्कुल बिल्कुल नहीं फाइनल है तो इसका अदालत मतलब, मैंने ये कहा जी मैंने फिर सवाल, फिर नहीं, मेरा सवाल जो था जी। कि फिर अगर पुलिस भी गलत, सीबीआई भी गलत, अदालत का हम इंतजार करें और इस बीच में नहीं दिलीप जी, इसमें एक बात और है। एक सेकंड, नहीं, एक मिनट, जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी में जोड़ना चाह रहा हूं जी। जो कोर्ट निर्णय देती है वो किस आधार पर देती है? जो कोर्ट ने निर्णय दिए हैं वो सबूत जो पुलिस ने पेश किए हैं उसके आधार पर देती है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट क्या अपने आप निर्णय देती है? सवाल है, देखिए आज उस पे हो क्या रहा है। आतंकवादियों को आप पकड़ रहे हैं, नहीं पकड़ रहे हैं। 8 साल पहले कोई और था, 8 साल बाद कोई और है। जी, ये बात, और यही तो बात हो रही है। मैं वही कह रहा हूं, 8 साल पहले वो घटना में देखिए, आप सवाल यही हो रहा है ना, मैं कुछ फैक्ट्स तो रखूं, आप प्रश्न मैं सिर्फ मैं केवल तथ्य रखूंगा। आप पुलिस की रिपोर्ट रख रहे हैं। सवाल है तो हमारे भी समझ है तो ऐसा है। पहली बात, अब आप पहली बात, अब मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, अब आपको धैर्य से सुनना पड़ेगा। पहली बात कि इस देश की पुलिस चोर, बेईमान, नाकाबिल, भ्रष्ट है, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूं। मैंने स्वयं भुगता है। पुलिस के खिलाफ हमको जीवन में ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ रही है। 300 केस तो हमारे पर भी लाद देते थे जब हम लोग आंदोलन करते थे। मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूं। आंदोलन का सवाल नहीं, आतंकवाद का सवाल है। वही कर रहा हूं। पुलिस कैसे बेईमानी करती है उसका एक भी उदाहरण है। आतंकवाद आप पुलिस सुनिए ना, आतंकवाद पुलिस के कैरेक्टर का प्रश्न है कि मैं मान लिया पुलिस के कैरेक्टर पे हम बहस नहीं कर रहे हैं। जो इन्होंने उठाया है प्रश्न, मैं इनको इस बात, उन्होंने कहा कि आप हिंदुस्तान की पुलिस को नहीं मानते, समर्थन कर रहा हूं। मैंने उसके जवाब में कहा कि मैं अदालत को मानता हूं। ये गड़बड़ है, आप समझे नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है पुलिस गड़बड़ है, ये सारा उसने रिपोर्ट गड़बड़ दे दिया है। इनकी बात मैं थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि हम लोगों के पास कोई और स्रोत ही नहीं है। लेकिन अब 3-4 बातें मैं और पूछ रहा हूं। अजमेर शरीफ, मालेगांव और समझौता, इन 3 के अलावे जो भारत में 2001 से पीछे का हटा लीजिए, 2001 से लेकर 2013 तक जो करीब 550 विस्फोट हुए हैं, उनमें कहां किसी का नाम आया है? एक बात। दूसरी बात कि यह बात ठीक है कुछ पागल हिंदू सिरफिरों ने भी भूमिकाएं निभाई हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं, यद्यपि अभी नहीं आया है। आपको स्वीकार करने से पहले बात तो आप टोक देते हैं, आप टोकने में गड़बड़ हो जाता है। मैं इसको स्वीकार कर लेता हूं, लेकिन दुनिया के किसी एजेंसी ने नहीं कहा है कि भारत का कोई हिंदू समूह उसी प्रकार से संगठित आतंकवाद का प्रायोजन, प्रशिक्षण और नियोजन कर रहा है जैसा कि जिहादी आतंकवादी दुनिया में कर रहे हैं, चाहे अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, चाहे लश्कर तौबा हो। इसलिए दोनों यही बड़ा सवाल यही है, दोनों की तुलना नहीं कर सकते हैं। आज दिग्विजय सिंह ने जो बयान, दिग्विजय अलग है, इन्होंने तीसरी बात ऐसे कैसे आप रोकेंगे? इनका उत्तर देने दीजिए महाराज, आप दिग्विजय सिंह पर चले जाते हैं। दिग्विजय सिंह नहीं, मैं सवाल, आप आतंकवाद को सियासत का एक टूल बना करके देश को खराब क्या एजेंडा है? क्योंकि अदीब साहब जैसे लोग, जितनी भी जांच हुई है ना, उस सच को जो है 3-4 ऐसे किताबों से, मनीषा सेठ ने किताब लिख दिया, तो मनीषा सेठ सत्य हरिश्चंद्र की पुत्री है कि जो वो किताब नहीं लिखी, हो जाएगा। उनको जजमेंट लिखे, हमने वो किताब आपने मुझे भेजा हुआ है, मेरे पास है, मैंने भी पढ़ा है। जजमेंट है, आपने मुझे भिजवाया था, मेरे पास है। बड़े सवाल को हम लोग पीछे पीछे नहीं छूट रहा, ये भी पक्ष है। ये दिग्विजय सिंह को भी ये ताकत वहीं से मिल रही है। और इसरत जहां का जो ताकत मिल रही है, सुनिए, इसरत जहां तक सवाल है, अभी तक की रिपोर्टों से यह निश्चित है कि पुलिस की भूमिका संदेह के घेरे में आती है कि हो संभवतः उसको पकड़ के मार डाला गया। लेकिन यह फैक्ट है कि उन बाकी जो 3 थे वो लश्कर तोयबा से संबंधित थे। डेविड हेडली कोलमैन ने भारत के एनआईए की टीम को भी बताया था। प्राणेश पिल्लई जावेद अख्तर कैसे बन गया जावेद शेख, और एक पासपोर्ट उसने मुंबई से बनवा लिया जावेद शेख के नाम से, और दूसरा प्राणेश पिल्लई के नाम से बना लिया, और इसरत के साथ घूम रहा है, होटल में ठहर रहा है, और वो नैतिकता का बड़ा महान पुरुष है। तो दोनों दो पक्ष हैं, दो बातें हैं। आतंकवाद, उससे लड़ना, उसके ऊपर जजमेंट, उसका एक प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया है।
कसाब को फांसी। आप ये जो कहा उसको सुना ही नहीं आपने ध्यान से। मेरी बात सुनिए, आप अपने एक एजेंडे पर हैं, लेकिन इन्होंने उसमें जो घोल दिया ना, आपने सुना ही नहीं। सवाल तो मैं कहूंगा कि अदीब साहब से कुछ जो है लीजिए। आप सुनिए, आपकी बात। मैं अजमल कसाब को फांसी हुई, अफजल गुरु को फांसी हुई, एक प्रक्रिया के तहत न्याय, चाहे उस वो संसद पे हमला उन्होंने किया हो आतंकवाद का, या चाहे मुंबई पे हमले हो, बराबर। आज चाहे वो ठाकुर कम राजनीति हुई, भाई सवाल वही है। आप जो बड़ा सवाल है उसको आप पीछे छोड़ दे रहे हैं उन आंकड़ों में, उन बातों में जो उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। आज देश में आतंकवाद जहां मन हो रहा है, आतंकवादी हमला कर रहे हैं, वो किस समुदाय के हैं या किस राज्य के हैं या किस देश से आते हैं, उसका क्या लेना है? लेना तो इस बात का है कि आपको डिजर्व करता है, आपको वासी है कि हम पर हमला करना ही चाहिए। हम IB-CBI को लड़ा रहे हैं, हम आतंकवादियों के साथ खड़े होते हैं, वी आर बाउंड टू बी अटैक। हम पर हमला होना ही चाहिए, हम यही डिजर्व करते हैं अपने देश में। क्या बात कर रहे हैं आप? डिजर्व करते हैं तो आपके ऊपर हमला हो रहा है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल होगा, इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, इसलिए कि आपके यहां नेता ऐसे हैं जो कि तमाम चीजों को सियासत। हम लोग किसी आतंकवादी को मुसलमान मान के देखते ही नहीं है, वो भी समाज का साला पागल है वो। लेकिन ये लोग मानते हैं किसी मुसलमान का नाम आ गया तो हम लोग इस्लाम विरोधी हो गए। नहीं, मुसलमान मैं इसके बात आपसे कहूं, देखिए आपने जो एजेंडा रखा था कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, मैंने उसी रोशनी में आपसे ये कहा था कि हमको कुछ वेट करना चाहिए। आज ये हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंसानियत मर रही है और एक तबका ऐसा है जो ये कर रहा है, कोई भी है, वो बचा हुआ नहीं, वो बचा हुआ है, असली मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा है। बुनियाद इस बात की है, वो हमारे जो परेशानी की है। लेकिन आपको यह है कि साहब हिंदुस्तान में और दुनिया में जो आतंकवाद हो रहा है हम उसकी हिमायत कर रहे हैं। ऐसे गंदे किस्म के इल्जाम लगाने से पहले सोचा कीजिए आप। हमने जिंदगी भर कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया और कैसे कर देंगे हम? आप कहते हैं हमने कुछ किया नहीं। अरे गांधी हमारे मुल्क में मारा गया था, कौन सा जिहादी था वो जिसने मारा था? कैसी बातें आप करते हैं? एक इंडिविजुअल आदमी था वो। ये सब जगह कुछ ऐसे दिमाग हैं जिन्होंने अपने, सुन लीजिए सवाल है क्यों है? हमारी बदनसीबी है दिलीप जी कि हमने अपने दिमागों को बंद कर लिया है। लेकिन गांधी को मारने वाले को इस देश में किसी ने उसकी रक्षा और हिमायत नहीं की। अरे क्या बात मारा तो घृणा का ही पात्र बना और किसी समाज में। लेकिन इस समय जो हो रहा है करते हैं आप, देखिए उसके लिए अभियान नहीं चला देश में कि नाथूराम गोडसे के पक्ष में अभियान चलाया जाए और बहस की जाए अखबारों में। वो कुछ गिने चुने लोग रहे होंगे, अंतर इतना ही आ जाता है। जी बहरहाल ये बहुत लंबी बहस है मेरे पास, मैं इस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि एजेंडे से हम हट जाते हैं, आज गुफ्तगू से हम हट जाते हैं। बिल्कुल, हमने अपने चश्मे लगा लिए हैं। क्यों लगाए? क्यों चश्मे इसलिए लगा लिए हैं कि अगर प्रतिज्ञा का मसला होता है तो फिर अडवाणी जी भी देखने जाते हैं और वो क्या नाम है वो जो बंगाल वो भोपाल की चीफ मिनिस्टर थी उमा भारती, वो भी देखने जाती हैं, कहती हैं बड़ा जुल्म किया जा रहा है उसके साथ। लेकिन आज तक कोई मुस्लिम लीडर किसी आतंकवादी के नाम पे जो पकड़ा गया है उसके दरवाजे गया है? कोई नहीं तो कभी कोई बयान दिया है? उसमें जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए जी, नहीं गए वो। लेकिन वो सेकुलर हैं जो उस इल्जाम में पकड़ी गई औरत के यहां गए और आज भी बयान देते हैं कि साहब वो तो उसके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आपको लगता है? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं जी, मुझसे पूछिए, मैं जानता हूं। आप खुद कहते हैं मैं 4-5 साल से इसी की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं यही लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं सवाल और मैंने हमेशा लड़ाई में ये कहा कि अगर यहाँ पर ये हुआ माओ के नाम पर, माओ के नाम पर और वहां दूसरे संगठनों के नाम पर ट्राइबल्स के साथ भी यही हो रहा है, यही पुलिस कर रही है। मैं वही पूछ रहा हूं, जब ये एक हमारी मानसिकता हो गई है। ये मानसिकता रहे और देश में आतंकवाद रहे। नहीं, आतंक देखिए, ये मैं आपको बिल्कुल साफ बात कहूं जी, आतंकवाद दुनिया में कहां है इस वक्त पिछले 10 साल से। मैं सुन लीजिए एक चीज, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, मैं वहीं पे आ रहा हूं जो आपका सवाल है। आतंकवाद है इराक में, अफगानिस्तान में, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज में, जहां रोज 10 बम फटते हैं। मेरे यहां 6 महीने में एक बम फटता है। इस पे गौर करिएगा आप।
लेकिन उस पर गौर मैं आपको चाहता हूं कि उस पर गौर महीने में एक बम फटता है, उस देश में वहां के राजनीतिक गिरफ्तार होते हैं, उस देश में वहां के राजनेता ये नहीं कहते हैं, उस देश के उन देशों के राजनेता ये नहीं कहते हैं कि पीएमएलएन ने करवाया या मुशर्रफ ने करवाया। नहीं, उनके यहाँ तो एक टारगेट है, इस देश में नेता कहते हैं उनके यहाँ। कल मोदी ने यह बयान दिया था, इस बयान के बाद तो बहुत अफसोसनाक बयान है। तो ये मुझे अभी पता, ये अफसोसनाक बयान है कि आपने किसी लीडर को आपने बगैर किसी इंक्वायरी की, जब इंक्वायरी चल रही है, ये अफसोसनाक बयान है, कंडम करना चाहिए। हमको बहस इसी पे करनी चाहिए कि बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि दिग्विजय सिंह हो, XYZ हो, मोहम्मद अदीब हो, नीतीश कुमार, जेडीयू कहते हैं क्या है किसी के बारे में कंस्पिरेसी है। आप आतंकवाद, आपके यहाँ हम आतंकवादी हमले हुए, जेडीयू की तरफ से एक बयान कोई किसी ने बोला कि वो कंस्पिरेसी है। दिग्विजय सिंह कहते हैं मोदी ने सबक सिखाने की बात कही थी और उसके एक दिन के बाद यहाँ पे आतंकवादी हमला होता है। और ये कह के क्या आप कहना चाहते हैं? आप ये सवाल खड़ा करते हैं तो आतंकवाद से लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे? आप समुदाय को जोड़ते हैं इससे, आप व्यक्ति को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं, जबकि होता है वो आतंकवाद। इलेक्शन लड़ रहे हैं, मालूम हुआ कि आदमी मर गया और आतंकवाद हो गया, हम इलेक्शन लड़ रहे, उसको कंडेम कहां कोई कर रहा है? आज दिग्विजय सिंह, यही बात है, इस भाषा का, ऐसी शैली का दिग्विजय सिंह कैसे, क्यों कह सकते हैं? किसको प्रसन्न करने के लिए कह रहे हैं? इसराज जहां का मामला लेके वो होम मिनिस्टर के पास गए, किस लिए गए थे? मैं वही पूछ रहा हूं कि तमाम लोग, आप कहते हैं, अवधेश जी कहते हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन लड़ाई ये कहीं नहीं जा रही है, या इस पे सियासत और सिर्फ सियासत नहीं। जो होम मिनिस्टर के यहाँ गए, उनका क्लैरिफिकेशन मैंने पढ़ा था किसी अखबार में जी, मेरे उनसे कोई बहुत ताल्लुकात नहीं है। अखबार में पढ़ा था कि मैं उनसे ये कहने गया था कि आईबी की रिपोर्ट कुछ है, सीबीआई की रिपोर्ट कुछ है, एनआईए की रिपोर्ट कुछ है, तीनों आपकी एजेंसीज हैं, तो ये रिपोर्ट अलग क्यों है? ये जो उनका बयान आया जी, एक बात सुनिए, लेकिन ये जो उनके ऊपर लगाया गया कि वो होम मिनिस्टर से मिलने गए, ये वही क्या, अगर आपको मुझे ये लगता है दिग्विजय सिंह कांग्रेस के सरकार के, यूपीए सरकार के एक अहम वहां पे नेतृत्व की क्षमता वो रखते हैं, अगर आप जाके बम ब्लास्ट के बाद या बम ब्लास्ट के बाद इस तरह का बयान देते हैं, उससे पहले आप जाते हैं और सवाल खड़ा करते हैं, तो क्या सवाल, आप चाहते क्या है? ये बड़ा सवाल है, इस देश का राजनेता चाहता क्या? मैं दिग्विजय सिंह साहब से सवाल कर चुका हूं ये कि आप गुजरात के मुसलमानों का वोट चाहते हैं, मैंने कहा गुजरात के, और दूसरा क्या हो सकता है? फॉल्स एनकाउंटर में तो बहुत आके बोल रहे हैं आप, और ये बाटला हाउस जो आपकी सरकार में हुआ था, स्टेट भी थी और सेंटर भी था, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? तो वो आगे बगले देखते हैं। ये पॉलिटिक्स है। खुर्शीद ने जब बाटला हाउस पर स्टेटमेंट दे दिया तो सोनिया जी ने यहां से खंडन किया कि हमने ऐसा कहा ही नहीं है। नहीं, जब अब ये तो पॉलिटिक्स की हद है। दो उदाहरण, एक स्टेट में इनकाउंटर, दो उदाहरण लीजिए, और दूसरे स्टेट में इंक्वायरी। अदीब साहब दो उदाहरण लीजिए जरा भारत के बाहर का। आप याद करिए, एक बोस्टन में धमाका हुआ, कोई ज्यादा पुराना विषय नहीं है। बोस्टन में धमाका हुआ अप्रैल में, और मई में 22 मई को हुआ है। दो पागल उन्मादियों ने एक पुलिस को पकड़ के लंदन में चाकू मार दिया। ये उसमें केवल 2 लोग मारे गए, 3 लोग मारे गए बोस्टन धमाके में। 3 बार राष्ट्रपति ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, पूरा देश एक हो गया, कहीं नहीं। और 2 दिन के अंदर एक को मार दिया, एक को पकड़ के लाया, उसका इलाज किया, पूरी जांच पता कर लिया कि चेचन्या से कैसे बना था, और सारा कुछ हो गया। ये फ्रांस के दौरे पर थे डेविड कैमरन, जैसे ही मिला कि उन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहीं से स्टेटमेंट दिया, अपना दौरा रद्द किया, देश में आए, मंत्रिमंडल की बैठक ली, देश को संबोधित किया, और पूरा देश खड़ा हो गया। तो यह है एक राष्ट्र के नाते संकल्पबद्ध होकर के सामूहिक रूप से आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का चरित्र। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है। ये बात जो वही सवाल है, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? अदीब साहब, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कहते हैं हमें कमी है। क्या दलीप जी, हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं जी। आप जो अभी अदीब जी ने बात कही, मैं बिल्कुल इनकी बात से, कई बातें इन्होंने बहुत बढ़िया कही। राजनीति, अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये हमारे सामने बैठे हैं। अगर ये जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अगर किसी भी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री के शासन के दौरान कोई आतंकवादी घटना होती है, उसको तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। अगर यह भी प्रावधान यहां पर हो जाए इस देश के अंदर, तो आतंकवादी घटनाएं अपने आप बंद हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि राजनीति इसलिए होती है
कि अगर इनके ऊपर यह बैन लगाया जाए कि आतंकवाद की घटना किसी मुस्लिम ने की है या किसी हिंदू ने की है, ये वो जो उसको कलर देना शुरू कर देते हैं जांच से पहले ही, इसके ऊपर इतना जबरदस्त बैन लगना चाहिए कि दिग्विजय जैसे जो नेता हैं उनको राजनीति से ही बिल्कुल निष्कासित हर दल को कर देना चाहिए। कि मुझे यह समझ नहीं आ रहा, दिग्विजय हर दल में बैठे हुए हैं, वही कह रहा हूं ना, तो यह है मुझे लगता है कि अगर जब तक इन जो भी अवधेश जी ने बात कही, बोस्टन में यहां पर वैसा चरित्र नहीं है। वैसा चरित्र क्यों नहीं है? क्योंकि यहां का समाज इन राजनेताओं ने बोस्टन, मैं जो भूपेंद्र जी, मैं जो बात पूछ रहा हूं, बोस्टन की तरह आप एक्ट नहीं कर सकते हैं, अमेरिका की तरह आप एक साथ लड़ नहीं सकते हैं। ये जो अलग अलग तुरंत बयान आने लगते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं आरजेडी और बीजेपी के बीच में एक अप्रत्यक्ष साठगांठ। मैं दलीप जी आपको यही बात कह रहा हूं कि जब तक आप ये पूरी तरह से प्रतिबंधित इन राजनेताओं पर नहीं करेंगे, कि जब तक जांच एजेंसी जांच नहीं कर लेती है, आप इन मुद्दों पर कुछ नहीं बोलेंगे, आप वहां की घटना पर जाएंगे भी नहीं। इनके ऊपर पूरा प्रतिबंध आवश्यक है। राजनेता वो राजनेता नहीं रहे, ये लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले नेता हैं। इनके ऊपर अब अंकुश बहुत जरूरी है, तभी यहां का आतंकवाद समाप्त होगा। जी, ये तो डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के बिल्कुल विपरीत होगा। होगा, आपको देखना पड़ेगा जी, या आतंकवाद से लड़ लीजिए या आप राजनेताओं से लड़ लीजिए, क्योंकि राजनेता अपनी रोटियां सेकने के लिए किसी भी स्तर पर बिल्कुल वही है। चुनाव जो चुनौती है, जो सुरक्षा एजेंसी है, जो जांच एजेंसी है, जो पुलिस है, उसके साथ चुनौती यही है कि वो राजनीतिक दलों के अपने आंकड़ों के आधार पर जिस तरह के, जी अदीब साहब को निकलना है, नहीं अदीब साहब को निकलना है, वो तो ठीक है, लेकिन अदीब साहब से मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं अदीब साहब की जो स्थिति है, जो इस वक्त स्थिति है, और जो आतंकवाद आप देखें महीना 2 महीना 6 महीना में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है। तो फिर ले आएंगे मनीषा सेठी की और जो स्थिति है इसमें ये मनीषा सेठी की किताब नहीं है, कोई भी ये इमेटीरियल है। क्या अब समय आ गया, कैसे राजनेताओं से कैसे डील किया जाए आतंकवाद का? जब आप राजनीति करते हैं, आपको वोट चाहिए, आपको आईएम का नाम न लें, वो लश्कर तोयबा का नाम न लें, डील हो जाएगा। देखिए ऐसा है, आईएम का जो बार बार ये नाम ले रहे हैं, हम 3 साल से पार्लियामेंट में ये सवाल उठा रहे हैं और बहस भी की, इसके ऊपर आधा घंटा बहस हुई। उसका जवाब अवधेश जी ने पूछा कि आप किसका ऑफिस है यहाँ पे? सुन तो लीजिए। पहले ये था कि एक सीमी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके तहत सैकड़ों लोग पूरे हिंदुस्तान से गिरफ्तार हो गए। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि सीमी कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है, देशद्रोही नहीं। वो लोग जेल से छूटने लगे। उसके बाद ये इंडियन मुजाहिदीन आ गए। सीमी का दफ्तर भी था, उनके ऑफिस बेरर भी थे, उनका लीडर कौन था उसके सबको पता था। ये सवाल तो हम पूछ सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, अभिनव भारत एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैन लगा उस पर, उसके लोग बंद हुए। ये सिक्योरिटी है, ये प्रेसिडेंट है, ये फला है, ये फला इसका एरिया का इंचार्ज है। ये पार्लियामेंट में आज तक 3 साल हो गए, मुझे होम मिनिस्टर ने इसका जवाब नहीं दिया। 168 आदमियों को इंडियन मुजाहिदीन के नाम से बंद किया गया। मैंने वो पार्लियामेंट में लिस्ट सबमिट की कि ये 168 लोग हैं। ये आपको कोर्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, मैंने क्योंकि ये तो पुलिस का था ना, तो मैंने कहा अगर मुझे ये पता लग जाए ये कहां से ऑपरेट करते हैं, तो हम बीइंग ए मुस्लिम हम जाके बमों से उनको उड़ावेंगे। बताइए तो ये अनुमति कैसे मिलेगी? ये कौन लोग हैं ये कि आप इसको कहां से कहां जोड़ते हैं? हम लोग देखिए, एक हमारी सिर्फ इंसानियत की बात है। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये मनीषा सेठी है उसकी बात कर रहे हैं, मैंने कोई काम नहीं किया है। मैं पूरे हिंदुस्तान के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं, जो अल्टीमेट फाइनल जजमेंट आए हैं आतंकवाद के बारे में, वो आज 11 साल 12 साल 16 साल के हम कलेक्ट करते हैं। अब आपके पास समय कम है, मुझे सीमी आईएम सब पर बोलना पड़ेगा, आपका समय गड़बड़। देखिए, सीमी बैंड ऑर्गेनाइजेशन अभी भी है,
सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट का एक लाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जब हम लोग सिमी पर भी हमने देखा है, सिमी का ही परिवर्तित रूप बाद में, अभी तक जब तक हमारे पास इसके परे तथ्य नहीं आ जाते हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि बैन के बाद सिमी के जो सदस्य थे उग्रवादी, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन बना के काम करना शुरू कर दिया, हम इतना ही मानते हैं। लेकिन मैं इनके लिए अब जरा सरकार इतनी बात कह बहस को ठंडा करने के लिए अभी उठने वाले हैं। मैं जरा यहूदी फिल्म का सुनिए, आप बहुत रहते हैं, आप क्या निकाल लेंगे अभी, ये मानेंगे ही नहीं किसी चीज को जी। लेकिन इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये मानने उनका सवाल नहीं कि वो मानेंगे या आप मानेंगे, सवाल ये है अवधेश जी कि देश में जब आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो आम लोग मरते हैं, और ये खास लोग बैठ के अपने अपने बयान देके वोट बटोरने में लग जाते हैं। मरने की संख्या थोड़ी कम हो गई है हम लोगों का, आज अगर ये तो मैं वही कह रहा हूं, कम मरे, आप क्या कौन चाहेगा कि ज्यादा लोग मरे? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन आतंकवाद से अगर लड़ना है तो इस जो सियासी दलीप जी, इसमें एक चीज जो मैं अवधेश जी से कहना चाहता हूं, भी इन्होंने पीछे कहा कि मैं आतंकवाद पर काम कर रहा हूं, मेरा इनसे निवेदन है कि अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ठीक करें। आतंकवादी हमलों के अध्ययन पर काम कर रहा हूं, तो आतंकवाद पर काम नहीं आप कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए। बहुत कम समय में, बहुत एक एक शब्द में हमें चाहिए, क्या आप आतंकवाद से जो दिग्विजय, हर जिस तरह के दिग्विजय हैं और हर दल में इस तरह के दिग्विजय हैं कि आतंकवादी घटनाएं होती है उसके बाद अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग सियासत करते हैं, ऐसे में आप लगातार क्या आतंकवादियों को इस देश पे हमला करने के लिए और ज्यादा हमला हो उसके लिए आप पूरा मटेरियल नहीं सप्लाई कर रहे, मॉरल? मैं इसका उत्तर एक गीत से देने वाला हूं। आपके जैसे छिद्रान्वेषी, इनके जैसे अस्वीकार करने वालों का दिल से तुझको, क्या है वो, बेदिली है, मुझको है दिल का गरूर, तू ये माने या न माने लोग मानेंगे जरूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत आपके दीवाने, लेकिन हमारे पास समय कम हो गया अवधेश जी। तू न पहचाने अवधेश जी हमारा समय, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, नजरों का कसूर, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, का कसूर है, बाकी तो माफी चाहता हूँ। एक बस एक लाइन में अदीब साहब कुछ कहना चाहिए। एक शेर का एक जुमला सुना देता हूँ, क्योंकि गीत गाया है जी कि चाके जिगर एहसासे रफू है, आज तो दामन सिर्फ लहू है। एक मौसम था, हमको भी था शौक बहारा तुमसे ज्यादा। अरे मोहब्बत में बहुत लोग धर्मानी साहब, लहू बहागे, लहू की कौन चिंता करता है? नेताओं को कुछ संदेश मिलेगा क्या? मुझे नहीं लगता कि जो हालात हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेश ये लेना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं। इन्होंने ये सोच लिया है कि इस समाज के अंदर जो अंग्रेज मंत्र कांग्रेस को दे के गए हैं कि बांटो और राज करो, उस नीति पर चलते चलते अब ये इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि आतंकवाद में बट लिए जितने बटने थे, अब उसके बाद आतंकवाद के खेल में इनको बांटो, जिससे ये देश की जनता उनके पीछे लगी रहे, ये मूर्ख बनाते रहे, विकास की बात ना करें, डेवलपमेंट की बात ना करें। ये कांग्रेस जिसको ये शर्म नहीं आती कि इतने वर्ष तक राज करने के बाद आज वो कह रही है कि 65% लोग भुखमरी के शिकार हैं, और अब वो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मानी जी, अदीब साहब, अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।